जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में। जी हाँ, इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी का और इकलौता अभी सर्विंग एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, किस किस तरीके का वॉरहेड और किस किस तरीके फाइटर जेट्स इस शिप में होते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और मैं बता दूं कि हमने अपनी अग्निवीर फिजिकल अकेडमी स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 60 डेज़ का ट्रेनिंग मॉड्यूल हम आपको देते हैं। फूड एंड अकोमोडेशन उसमें आपका होता है। इसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं एक्स पैरा एस एफ ऑपरेटिव और वीकली बेसिस पे होता है आपका मोटिवेशन लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं सो दैट आप बाकी इन्फॉर्मेशन हमसे ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आईएनएस विक्रमादित्य, ये देखिए इमेज में जैसे आप देख पा रहे हैं, फोटो में आपको भले ये छोटा लग रहा हो बट अपने आप में ये एक चलता फिरता शहर है। ठीक है, ये देखिए इंडियन नेवी लार्जेस्ट शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी, जिसको स्टोबार भी कहा जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, अब आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये इंडिया का खुद का बनाया हुआ है। नहीं, तो ये ऐसा नहीं है। ये इंडिया का नहीं बनाया हुआ, ये बना है रशियन मेड। एक्चुअली ये रशिया का एक शिप था जो कि डीकमीशन करा था रशिया ने। उसके बाद इंडिया ने इसको खरीदा रशिया से और उसके बाद इसको बना दिया उन्होंने इस एयरक्राफ्ट कैरियर में। ठीक है, इसका नाम था एडमिरल गोरशॉव, जो कि रशिया का एक मिसाइल क्रूजर कैरियर था। ठीक है, ये डीकमीशन करा जब रशियन नेवी ने, उसके बाद इंडियन नेवी ने इसको प्रोक्योर करा और उसके बाद इसको अपने नेवी के बेड़े में डाला। ठीक है, इसको कमीशन करा गया था नवंबर 2023 में इंडियन नेवी में। ठीक है, अब इस वाले वॉरशिप में जब हम देखते हैं, इस वाले वॉरशिप में मिग 29 जैसे आपको हाई टेक जितने हमारे फाइटर जेट हैं, उसमें वन ऑफ दी हाईएस्ट हाईटेक जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो है मिग 29। वो आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर में मिलेगा, जो कि मई 29 में इस शिप में अटैच हुआ था, मतलब इस शिप का अजोड़ अंग बन गया था। ठीक है, अब ये जो शिप है ये 30 लॉन्ग रेंज मल्टी रोल फाइटर्स, ठीक है, 30 मल्टी रोल फाइटर्स कह रहा हूं मैं, जो कि इसका पूरा ये डेक देख रहे हो यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, इस पे 30 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं मल्टी रोल फाइटर्स। वो भी अभी मैं हेलीकॉप्टर्स की तो मैंने बात ही नहीं करी है, तो 30 तो इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। उसके अलावा एंटी शिप ये मिसाइल्स, जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स, इसके अलावा गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट भी ये शिप अपने साथ कैरी कर सकता है। ठीक है, ये तो इसके कुछ ही स्पेसिफिकेशंस थे। अब इसके साथ साथ इसमें मिग 29K सी हैरियर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कामोव 31 रेडार, पिकेट एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, कामोव 28 नेवल हेलीकॉप्टर, सीकिंग हेलीकॉप्टर, ALH ध्रुव एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स। तो बॉस 8 तरीके के तो ये हेलीकॉप्टर्स ही अपने आप में कैरी कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा इंडिजिनस जो इंडिया का अभी रिसेंटली इंडिया में बना हुआ एयरक्राफ्ट है, जो कि है LCA तेजस, वो भी अब इसमें अटैच हो गया है। जनवरी 2020 में उसका सक्सेसफुल प्रशिक्षण कर लिया गया है। राइट, अब चलते हैं इसकी थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे ये शिप बना और कैसे ये इंडिया के पास आया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया का एडमिरल गोशकाव करके इस शिप का नाम हुआ करता था। ठीक है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 11430, रशिया में इसको उस नाम से बोलते थे। और ये कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर था। ठीक है, जो कि निकोलोव साउथ शिपयार्ड रशियन नेवी में बना गया था। ठीक है, इनिशियली इसका नाम, शिप का नाम था बाकू, और इसको 1982 में रशियन नेवी ने कमीशन करा था। राइट, और उसके बाद इनएक्टिव कर दिया था 1995। तो मतलब मुश्किल 12 साल इस शिप ने अपने काटे थे और उसके बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया। अब उसका रीज़न हमें नहीं पता क्या ये रीज़न इसका डीकमीशन का था, बट रशियन नेवी ने जैसे इसको डीकमीशन करा तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि एक नया नवेला जहाज रशियन नेवी ने डीकमीशन करा है, तो हम नया बनाने की बजाय इसी को क्यों ना खरीद लें और फिर इसी में कुछ चेंजेस करा दें। राइट, तो फिर इंडिया आया सीन में। यहाँ देखिए, इंडिया आया सीन में। इंडिया ने बोला कि भाई आपने जो अपना एडमिरल गोरशॉव एयरक्राफ्ट जो आपने डीकमीशन करा है वो हमें दे दो, हम इसके लिए आपके साथ MOU साइन कर लेंगे।
ठीक है। तो दिसंबर 1998 में एक MOU साइन हुआ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फेडरेशन ऑफ रशिया के बीच में, ठीक है। और अग्रीमेंट साइन हुआ कि भाई आपसे हम अक्टूबर 2000 में इसको खरीद लेंगे। फिर क्या हुआ, जनवरी 2004 में इंडिया ने 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर कम नहीं होता बच्चों, रशिया के साथ साइन करा कि हम आपको 1.5 बिलियन डॉलर में आपसे हम ये शिप खरीदेंगे, और ये शिप के साथ साथ हम आपसे 12 सिंगल सीट MiG-29K एयरक्राफ्ट भी लेंगे, और 4 हम लेंगे आपसे MiG-29K UB एयरक्राफ्ट, ठीक है। द रीएंफोर्समेंट वर्क वर कमर्स्ड एट द US शिपयार्ड इन सरमोविक, रशिया, ये इनके जहाँ पर भी ये डील हुई थी उस जगह का नाम था। फिर अप्रैल 2004 में, अप्रैल 2004 में इसके कॉस्ट और इसके रिपेयर्स की वजह से इसको थोड़ा डिले हो गया इसका डिलीवर होने में, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा स्पेयर पार्ट्स रिपेयर्स में इशू चलते डिले हो गया, और इसका जो एस्टिमेट था प्राइस का, जो कि पहले 1.5 बिलियन डॉलर था, वो बढ़ के 974 मिलियन डॉलर जा चुका था। फिर उसमें एक्स्ट्रा ऐड और हो गया 974 मिलियन, ठीक है। अब दोनों कंट्री ने बोला कि भाई ठीक है, हम इसकी पूरी आपको फाइनल जो डिलीवरी है और एंटायर कॉस्ट के साथ आपको दिसंबर 2009 तक हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। और डील फाइनल हुई फिर मार्च 2010 में, और जो फाइनल प्राइस निकल के आई, देखो ये ना छोटी मोटी डील्स तो है नहीं, ठीक है, 100-200 करोड़ की डील्स नहीं है ये, इसमें आप एक बहुत बड़ा जहाज खरीद रहे हो और दूसरी कंट्री से, तो प्राइजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमें नहीं पता होता, इंसान को नहीं पता होता कि मशीन में किस समय पर क्या दिक्कत आएगी, ठीक है। तो एट द एंड प्राइस पहुंचा 2.33 बिलियन डॉलर, ठीक है, 2.33 बिलियन डॉलर इसका प्राइस पहुंचा, और दिसंबर 2022 में रशिया ने कहा हम आपको ये हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। तो जो लास्ट में हैंड ओवर है इंडिया को मार्च 2022 में हुआ, और इसके सी ट्रायल्स, INS विक्रमादित्य के सी ट्रायल्स जून 2012 में स्टार्ट कर दी गए, ठीक है। फिर थोड़ा और डिले हुआ इसका, क्योंकि उनको इंडियन नेवी को ब्रॉयलर्स में थोड़ा सा इसका थोड़ा इशू लगा, और जो रिप्लेसमेंट था इसका इलेक्ट्रिकल केबल्स का उसमें भी थोड़ा इशू लगा, तो इंडियन नेवी ने कहा कि थोड़ा टाइम आप और लो और इसको ठीक करके दो हमें। तो फिर फाइनली ये जुलाई 2013 में इसको हैंड ओवर करा गया नेवी को, और इसके एविएशन ट्रायल शुरू हुए नवंबर 2013 में, ठीक है। INS विक्रमादित्य टेस्ट फायर्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम एंड बराक 8 लॉन्ग टारगेट एयर मिसाइल इन मार्च 2017, ठीक है। और 2017 से फिर इसके फुल फ्लेज जो मिसाइल एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, ये सब मिसाइल अटैक्स और ट्रायल्स होने स्टार्ट हो गए, ठीक। अब INS विक्रमादित्य के डिज़ाइन एंड फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। जो INS विक्रमादित्य है वो इक्विप्ड है 234 न्यू हल सेक्शंस, जो कि कंस्ट्रक्ट करे गए हैं 2500 फीट ऑफ टनल्स, ठीक है। जो ये देखो, ये जो आगे का हिस्सा होता है ना शिप का, वो होता है हल, ठीक है। तो उसमें 2500 टन स्टील यूज़ हुआ है उसको बनने में, ठीक है। और इसके जो हल की लेंथ है वो है 284 मीटर, ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक। मैक्सिमम बीम है इसका 60 मीटर एट द हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 मीटर, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट है इस शिप का 44,500 टी का इसका रिप्लेसमेंट है, ठीक है। द वॉरशिप हैज़ 22 डेक्स, जो वॉरशिप है ये पूरा, इसमें 22 डेक्स हैं और 2500 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कि 1750 कंप्लीटली रीबिल्ड करे हुए कंपार्टमेंट्स हैं इसमें। ऑब्वियसली जब ये पुराना शिप था तो उसको इंडिया ने जब अपने तरीके से बनाया तो उसमें 22 डेक्स आए और 2500 कंपार्टमेंट्स आए, और जिसमें कि 1750 बिल्कुल नए तरीके से बनाए हुए, तो ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल नए तरीके से इंडिया ने इसको बनाया। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है 1600 लोगों को अपने साथ कैरी कर सकता है, ठीक है, और उसमें क्रू भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो स्पॉन्सर्स आर इंस्टॉल्ड टू इंक्रीज द ब्रेथ ऑफ द फ्लाइट डेक। तो इसमें क्या है, ये देख रहे हो आगे से थोड़ा उठा हुआ है, इसमें लगता है स्पॉन्सर्स क्या करते हैं, ये जो इसका डेक होता है इसको थोड़ा और ऊंचा कर देता है, सो दैट ये जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं इनको लिफ्ट लेने में आसानी हो जाए, ठीक है। और ये जो शिप है इसमें फ्लाइट डेक लाइटनिंग सिस्टम है, मतलब ये जो पूरा रनवे आपको दिख रहा है
इसके ऊपर लाइट जल जाती है रात को। जैसे अगर कोई शिप अगर लैंड करना होगा इस डेक के ऊपर, तो रात को इसमें प्रॉपर, जैसे एयरपोर्ट की पट्टी में लाइट जलती है, इसमें भी प्रॉपर वैसे ही लाइट जलती है। इसके अलावा न्यू एसी प्लांट्स इसके अंदर लगे हैं, रेफ्रिजरेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, स्काई जंप इसके अंदर है, असिस्टेड गियर इसके अंदर है, और इसके अलावा दो बहुत बड़े आरओ प्लांट्स भी लगे हुए हैं जो कि 4000 टन फ्रेश वाटर हर दिन इससे प्योरीफाई करते हैं इसमें, ताकि जो इसके अंदर रहने वाले लोग हैं वो फ्रेश वाटर को कंज्यूम कर सकें। ठीक है। इसके अलावा 2300 किलोमीटर इसके अंदर से पुरानी केबल्स को निकाला। 2300 किलोमीटर, अगर हर केबल को निकाल के एक के बाद एक बिछाया जाए तो 2300 किलोमीटर की केबल है, उसको पूरा निकाला और पूरा नए केबल्स को इसमें अपलोड करा गया, इसके अंदर लगाया गया। ठीक है। और इसके अलावा इसमें फिर जो बाकी इसके एमिनेशन लिफ्ट्स थे, बाकी मशीनरी थी, वो भी चेंज करी। बात करते हैं वेपनरी की। जब इसमें वेपनरी की बात हम करते हैं तो इसमें वेपनरी है, जैसे हमारा एंटी शिप मिसाइल्स हैं इसके अंदर। भाई ऑब्वियसली बात है, इतना महंगा शिप है, इसको बिना इससे वेपन से लैस करके तो इसको पानी में छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। तो इसमें एंटी शिप मिसाइल्स हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स है इसमें। मतलब अगर ये शिप इंडिया में खड़ा है, अगर ये शिप मान लीजिए कि दिल्ली में खड़ा है, तो ये शिप दिल्ली में खड़े खड़े ये नीचे केरला में अपना मिसाइल भेज सकता है किसी आते हुए मिसाइल को मारने के लिए। तो बिना दिखे मिसाइल्स को मारने की भी टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। इसके अलावा गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट भी इस शिप के अंदर हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इतने सब वेपन सिस्टम होना लाजमी है इतने बड़े शिप में, क्योंकि इतने बड़े शिप को इतना ज़्यादा पैसा लगा के आप सिंपल किसी मिसाइल के अटैक से खोना नहीं चाहोगे, राइट। अब इसके अलावा बात करते हैं सेंसर्स किस किस तरीके के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, स्टेट ऑफ आर्ट लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम है इसमें। अब देखो ये जो डेक आपको दिख रहा है, इससे जब लॉन्च होते हैं ना हमारे एयरक्राफ्ट, इसके बाद इसमें लॉन्च भी होते हैं एयरक्राफ्ट यहाँ से और फिर वापस भी आते हैं इसके अंदर। तो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत बहुत मॉडर्न इसमें एक सिस्टम लगा हुआ है जो कि एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में और लैंड करने में भी असिस्ट करता है। ठीक है। अब क्या वो एग्जैक्ट सिस्टम है वो तो मैम आपको बता नहीं पाएंगे, बट एक बहुत हाईली एडवांस सिस्टम है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज एयर सर्वेलेंस रेडार, मतलब ये ऊपर आप देख रहे हो इसमें बड़ा सा, इसमें बेसिकली ये रेडार लगा हुआ है जो कि लॉन्ग रेंज, जितना भी इसके आसपास 500,000 किलोमीटर का रेंज होता है उसमें ये पूरी नज़र रखता है अपना, ताकि इसके तरफ आते हुए कोई भी खतरे को ये भाप ले, भले ही वो पानी के नीचे सबमरीन हो, पानी के ऊपर जहाज हो, या हवा में उड़ता हुआ फाइटर जेट या मिसाइल, सभी चीज़ को ये रेडार डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज एयर सर्वेलेंस रेडार मैंने आपको बताया, वही कि बहुत दूर दूर तक सर्वेलेंस करने वाला रेडार इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा जो क्रिएट अ सर्वेलेंस, अच्छा ठीक है, ये जो रेडार है, ये रेडार ऐसे काम करता है कि मान लीजिए 500 से 1000 किलोमीटर के रेडियस में कि बबल बना देता है इस शिप के। मतलब इस रेडार में कुछ भी आता है, अगर कोई भी शिप आता है या फिर कोई सबमरीन आता है या कोई मिसाइल आता है, तो ऑटोमेटिकली इसमें लगे हुए जो वेपन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उस जो भी चीज़ इसकी तरफ आ रही है उसको ध्वस्त करने के लिए वो निकल जाएंगे। इसके अलावा इस शिप में लूना एंड DAPS लैंडिंग सिस्टम है जो कि मिग एंड सी हैरियर जेट फाइटर्स है उनको उतरने में असिस्ट करता है। ठीक है। तो ये जो लूना एंड DAPS है, ये इन एयरक्राफ्ट से, मिग एयरक्राफ्ट और हैरियर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इनको स्पेसिफिकली इस रनवे पे उतरने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा CAIO, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड एक्शन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ही है इसमें, जो कि मेजरली ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि एक शिप को प्रॉपरली चलने में हेल्प करता है और साथ साथ एडवांस सर्वेलेंस में भी ये बहुत मददगार होता है ऐसे बड़े शिप्स के लिए। इसके अलावा रेजोनेटर रेडार कॉम्प्लेक्स है इसमें, एंड इसके अलावा कैरियर बेस एयरक्राफ्ट है ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट। तो ये सब तरीके की टेक्नोलॉजीज इस एयरक्राफ्ट एरियर में मौजूद हैं। और बात करें इसके प्रपल्जन एंड परफॉर्मेंस की, तो INS विक्रमादित्य में 8 न्यू जनरेशन बॉयलर्स लगे हुए हैं। अब देखो इतना जो बड़ा जहाज होता है इसको आप खाली डीजल वीजल से नहीं चला सकते, और अगर डीजल से भी इसको आप चलाओगे ना तो इसमें आपको अलग तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या होता है, इन बड़े शिप्स के अंदर बॉयलर्स लगे होते हैं, स्टीम बनाते हैं वो लोग, बेसिकली जो ये बॉयलर्स होते हैं स्टीम बनाते हैं, विच प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ कितना
1,80,000 SHP का ये पावर जनरेट करते हैं, ये पूरे 8 जो बॉयलर्स हैं हमारे, ठीक है। ड्राइविंग 4 ह्यूज प्रोपेलर्स, इसके नीचे 4 बड़े प्रोपेलर्स लगे हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, जब इतना बड़ा शिप जो कि एक शहर बराबर ही है, उसको चलाने के लिए 4 प्रोपेलर्स इसके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। उन चारों प्रोपेलर्स को चलाते हैं ये 8 बॉयलर्स, जो कि पूरी 1,80,000 SHP की पावर जनरेट करते हैं। और ईच बॉयलर, हर एक बॉयलर 100 TPH की स्टीम जनरेट करता है, जो कि 64 बार तक पहुंचती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है नॉर्मल, मतलब नॉर्मल मशीनरीज के हिसाब से। ऑब्वियसली बात है, जब इतनी बड़ी मशीन होगी तो इतना पावर तो चाहिए ही होगा। तो इस हिसाब से ये शिप आगे प्रोपेल करता है, ठीक। तो ये सब था INS विक्रमादित्य के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्या सब वेट पंप सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे को हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी हम आपको सेम नाग अग्निवीर ऑनलाइन से मिलने वाले हैं। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।